हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 12 को, जिसका नाम है सम नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, तो यहां पर इस चैप्टर में हमें पढ़ना है दो नेचुरल फेनोमेना के बारे में जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं और ये हमारे आसपास हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, जिनमें कि हमारा पहला हो जाता है लाइटनिंग और दूसरा हो जाता है अर्थक्वेक। इन दोनों के बारे में यहां पर इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, समझना है कि ये आखिर होते क्या हैं, ये क्यों क्रिएट होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, इनका इंपैक्ट क्या होता है और इनसे खुद को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाइटनिंग के साथ शुरुआत करते हैं और बेसिकली समझते हैं कि लाइटनिंग आखिर होता क्या है। तो भाई लाइटनिंग तो आप सभी ने देखी होगी कि भाई जब भी बारिश का सीजन आता है, जब भी बादल होते हैं, तब वहां पर हमें आसमान में बहुत चमक के साथ एक कड़क दिखाई देती है। समझ गए, बिजली की कड़क दिखाई देती है, तो वो हमारा क्या होता है, लाइटनिंग होता है। ठीक है, वो लाइटनिंग तो आपने देखा है। तो लाइटनिंग आखिर है क्या? लाइटनिंग कुछ नहीं, वो एक प्रकार का स्पार्क है। जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क आप अपने घर में या फिर घर के पास के इलेक्ट्रिक के पोल पर देखते हो, वैसा ही एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क है जो कि आसमान में होता है। घर के आसपास अगर आप लोग देखें तो कभी आपने देखा होगा कि दो वायर्स जब आपस में टच हो जाते हैं तब इस प्रकार का हमें स्पार्क देखने को मिलता है, या फिर इस प्रकार से हमें स्पार्क देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार का एक स्पार्क है हमारा लाइटनिंग। लेकिन लाइटनिंग जो है वो एक ऐसा स्पार्क है जो कि बहुत बड़े स्केल पर होता है। इतने बड़े स्केल पर होता है कि वो कई किलोमीटर तक उसका स्पार्क हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब यहां पर यही चीज कहता है कि लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। तो भाई लाइटनिंग कब होता है? जब हमको क्लाउड दिखते हैं, क्लाउड जब प्रेजेंट होता है तब हमें लाइटनिंग देखने को मिलता है। और साथ में लाइटनिंग क्या है? तो भाई लाइटनिंग एक प्रकार का स्पार्क है जो कि स्काई में होता है और बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आज के समय में ये बेसिक सी बात हमें पता है, हम लोग समझते हैं कि लाइटनिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर जब एंशिएंट टाइम्स था, एंशिएंट टाइम कहने का मतलब कि आज के 400-500 साल पहले जब लोगों को चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नॉलेज नहीं था, उस समय के जो लोग हुआ करते थे वो मानते थे कि जो ये लाइटनिंग हो रहा है ना, जो ये बिजली कड़क रही है, कि भाई ये एक तरीके से रैथ ऑफ गॉड है। मतलब कि भगवान हमसे गुस्सा हो गए हैं और गुस्सा होने के कारण हमको सजा देने के लिए ये एक प्रकार से संदेश भेज रहे हैं कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो या फिर हम तुमसे नाराज हैं। इस प्रकार से ये चीज वहां पर लोग माना करते थे। लेकिन आज के समय में हमको पता है कि लाइटनिंग क्या है भाई। लाइटनिंग होता है क्लाउड्स में चार्जेस के एक्यूमुलेशन की वजह से। किस चीज की वजह से? चार्जेस के एक्यूमुलेशन की वजह से। ठीक है भाई, चार्जेस के बारे में यहां पर हम लोग समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई चार्जेस की क्या बात हो रही है, कि चार्जेस के एक्यूमुलेशन से हमारा स्पार्क जनरेट होता है। वो चीज आप लोग यहां पर समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर बात यह है कि हम लोगों को आज तो पता चल गया है कि भाई लाइटनिंग क्यों होती है, कैसे होती है। हम लोग उसको इस तरीके से अब नहीं मानते हैं कि भगवान हमको डरा रहे हैं या सजा दे रहे हैं, बल्कि आज के समय में हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम लोग लाइटनिंग से खुद को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम लोग लाइटनिंग के पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले यहां पर टॉपिक क्या आता है? टॉपिक आता है द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। यानी जो ग्रीक लोग थे, ग्रीस कंट्री में जो रहने वाले लोग थे आज के 2000-3000 साल पहले, उन लोगों को चार्जेस के बारे में कुछ बेसिक बातें जानकारी थी। तो वहां वही चीज के बारे में यहां पर बता रहा है। कह रहा है कि द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट when amber is rubbed with fur it attract light objects such as hair। तो भाई 600 BC कहने का मतलब क्या हुआ? 600 BC कहने का मतलब हुआ आज के करीब 2700-2800 साल पहले, 2700 ईयर्स अगो की बात हो रही है, 2600 ईयर्स अगो की बात हो रही है। तो उन लोगों को क्या जानकारी थी? उन लोगों ने अपने आसपास के जीवन में यह चीज समझा था कि जब हम लोग एम्बर को
फर के साथ रब करते हैं तो जो एम्बर है वो कुछ लाइट ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि हेयर वगैरह या फिर इसी प्रकार के लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। तो भाई एम्बर क्या है? एम्बर एक प्रकार का रेजिन होता है जो कि हमें पेड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो एम्बर को जब हम लोग रब करते हैं किस चीज के साथ? फर के साथ, जैसे कि एनिमल का फर हो गया, इस प्रकार की चीजों के साथ जब हम लोग रब करते हैं तब वो क्या करेगा? वो हमारा लाइट चीजों को यानी हल्की चीजों को अट्रैक्ट करेगा, हेयर जैसी चीजों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसके साथ ही आपने अपने आसपास के जीवन में भी यह चीज देखा होगा कि जब आप वुलन क्लॉथ्स को उतारते हैं, मतलब आप अगर स्वेटर पहने हुए हैं या कोई भी इस तरीके का वुलन क्लॉथ आपने पहन करके रखा है और जब आप उसको उतारते हैं तो उस समय में आपके जो हेयर्स हैं, वो जो बाल होते हैं यहां पर, वो खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। वो क्यों होता है? चार्जेस की वजह से वो होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जब डार्क में आप वुलन क्लॉथ्स वगैरह उतारेंगे तो वहां पर आपको छोटे छोटे स्पार्क्स देखने को मिलेंगे और साथ में क्रैकलिंग साउंड आपको सुनाई देगा। ये जनरली सर्दी के दिनों में जब आप कंबल ओढ़ते हो या फिर जो वुलन कपड़े होते हैं उनको आप लंबे समय तक पहन करके रखते हो और जब उनको उतारोगे, बिल्कुल अंधेरे में उतारोगे, तब आपको बहुत हल्के हल्के स्पार्क्स दिखाई देंगे और साथ में वहां पर आपको क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगा। जैसा पटाखे फूटते हैं ना, उस प्रकार का साउंड सुनाई देगा, लेकिन वो साउंड बहुत ही फिम्बल होता है, बहुत ही हल्का होता है, समझ गए। तो आपको वो चीज ध्यान देना होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, हमको क्या पता चला कि भाई देखो यहां पर स्मॉल चार्जेस के बारे में हमको कब से पता था? हमको आज के 2600-2700 साल पहले से पता था। लेकिन यहां पर बाद में जाकर के 1752 में एक साइंटिस्ट आते हैं, एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। वो एक प्रकार से बताते हैं, लोगों को दिखाते हैं, प्रूफ करते हैं कि जो आसमान में लाइटनिंग हो रही है और साथ में जो आपके कपड़ों से स्पार्क जनरेट हो रहा है, ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम फेनोमेना है, सेम रीजन से दोनों होते हैं। तो सोचो हम लोगों को 2500 साल लग गया इस बेसिक सी बात को समझने में कि जो हमारे कपड़ों में स्पार्क जनरेट हो रहा है और साथ में जो आसमान में लाइटनिंग हो रहा है, वो सेम फेनोमेना है, सेम चीज है, समझ गए। अब यहां पर यही सवाल यहां पर बूझो पूछ रहा है कि भाई इतना लंबा समय क्यों लग गया इस सिमिलैरिटी को रियलाइज करने में, इस बेसिक सी बात को समझने में। तो यहां पर उसका रीजन यही है कि जब हमें कोई भी नॉलेज होता है, जब कोई भी हमें साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में पता चलता है, तो वो ऐसे ही रैंडमली हमको पता नहीं चल जाता। वहां पर बहुत सारे लोग बहुत सालों तक मेहनत करते हैं, तब हमें कोई रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी आया घूमते फिरते उसको नॉलेज मिल गया और उसने सारी बातें बता दी, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग अपना पूरा जिंदगी खपा देते हैं, उसके बाद में भी वो आंसर नहीं ढूंढने पाते, ठीक है। आगे यहां पर क्या कहता है? वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं? हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझने वाले हैं और फिर उसके बाद लाइटनिंग को हम आसानी से समझने पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यही चीज वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को कुछ एक्टिविटीज करनी है और एक्टिविटीज की मदद से हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का बिहेवियर कैसा होता है, नेचर कैसे होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए आगे कहता है कि बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम, यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर, द स्केल अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। आपने ये खेल अपने स्कूल में क्लासरूम में बैठते हुए किया होगा या फिर घर में भी किया होगा। आप क्या करते हैं? आप एक कंघे लेते हैं, एक कॉम्ब लेते हैं, उसको हेयर में रब करते हैं और हेयर में रब करने के बाद जब छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास ले जाते हैं तो ये कॉम्ब क्या करता है? इन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसा क्यों करने लगता है? क्योंकि ये जो कॉम्ब है ये चार्जेस एक्वायर कर लेता है, समझ गए, इस वजह से करता है ऐसा, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी आप अगर ग्लास का रॉड लेते हैं, प्लास्टिक का कोई आप रॉड लेते हैं, उसको रब करिएगा तो उसमें भी आपको सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा।
अब यहां पर इसी चीज के बारे में टॉपिक है हमारा चार्जिंग बाय रबिंग। टॉपिक नंबर 12.2 है चार्जिंग बाय रबिंग, यानी कि हम लोग रब करके चार्जेस कैसे दे सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, या फिर चार्जेस वहां पर कैसे एक्यूमुलेट होते हैं। तो एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी 12.1 है, बोल रहा है कि आप यूज्ड बॉल पेन रिफिल लीजिए। जो पेन आप लोग यूज करते हैं लिखने का, उसका आप लोगों को रिफिल लेना है और उसको पॉलीथीन के पीस के ऊपर बहुत जोर से रगड़िए, और जोर से रगड़ने के बाद आप उसको उस रिफिल के बॉल पेन के रिफिल को स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाइए, जैसे कि हम लोग कंघे को ले जा रहे थे। तो वहां पर आप लोग देखिएगा कि यहां पर ये जो बॉल पेन का रिफिल भी है, ये भी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है, और यहां पर आप एक प्रकार से वही चीज देखते हैं, वही इफेक्ट जनरेट होता है। ठीक समझ गए। और यहां पर एक और बात बोलता है कि ऐसा करते हुए जब आप रिफिल को रब करें, तो जो हिस्सा आपने रब किया, जैसे ये हिस्सा रब किया, तो इस हिस्से को आप लोग टच नहीं करेंगे, समझ गए, कि या फिर अपने हाथों से या फिर किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट से टच नहीं करेंगे, समझ गए। इसके बाद आगे हमारे सामने एक्टिविटी है 12.2। यहां पर बोलता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स या फिर मटेरियल आप लोग जमा कीजिए जो कि टेबल में दिए गए हैं, और इसको रब करके चार्ज करने की कोशिश कीजिए। इसको इसके ऊपर चार्ज डालने की कोशिश कीजिए रब करके, और यहां पर आप क्या रीड करते हैं, क्या आपको जानकारी मिलती है, इसको जरा सा नोट कीजिए। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या लेना है, सबसे पहले बोलता है रिफिल। रिफिल को आपने लिया, पॉलीथीन से रब किया। जब पॉलीथीन से रब करेंगे तो क्या इसके ऊपर जो रिफिल है उसके ऊपर चार्ज आया? तो हां जी, चार्ज आ गया। और ये क्या करेगा, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। जी हां, बिल्कुल करेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, बलून को एक प्रकार से चार्ज करते हैं। बलून को हम लोग ड्राई हेयर पर रब करेंगे, पॉलीथीन पर या फिर वुलन क्लॉथ पर रब करेंगे, तो क्या होगा, क्या ये पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा? जी हां, करेगा। और इसके ऊपर चार्ज आ गया? जी हां, आ गया। इसी प्रकार से इरेजर को जब हम लोग वूल पर रब करते हैं तो क्या ये अट्रैक्ट करता है? जी हां, करता है। चार्ज आया? जी हां, आया। अब इसके बाद स्टील स्पून की बारी आती है, और स्टील स्पून को हम लोग पॉलीथीन पर, वुलन क्लॉथ पर रब करेंगे, तो क्या ये पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। चार्ज आया इसके ऊपर? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। तो यहां पर हमको एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पर हमारे पास दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। एक ऐसा जिसके ऊपर चार्ज आ जा रहा है, और दूसरा जिसके ऊपर चार्ज एक्वायर नहीं हो रहा है। तो यहां पर आप देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टील स्पून की। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का मेटल है। तो और मेटल के बारे में हमको क्या जानकारी होती है कि जो मेटल होते हैं वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। तो यहां पर बात यह है कि जो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उन पर जनरली चार्जेस एक्वायर नहीं होते हैं, समझ गए। वो जनरली स्टैटिक चार्जेस एक्वायर नहीं करते। अब स्टैटिक चार्ज क्या है, अभी तुरंत 2 मिनट में बताऊंगा। ठीक है। तो यहां पर बाकी जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर चार्ज आ गया और ये पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगे। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या बोलता है, आगे यहां पर बोलता है कि व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विथ पॉलीथीन इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। जब भी हम लोग एक प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन से रब करते हैं तो प्लास्टिक रिफिल जो है स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेता है। इसी प्रकार से जब प्लास्टिक के कंघी को हम लोग ड्राई हेयर पर रब करते हैं तो वो भी हमारा स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक्वायर कर लेता है। और इस प्रकार से रब करने से हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज दे देते हैं तब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर हमने यहां पर रब किया अपने कॉम्ब को, तो कॉम्ब के ऊपर क्या आ गया, कॉम्ब के ऊपर हमारा चार्ज आ गया और कॉम्ब इन पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगा, समझ गए। इसी प्रकार से हमने क्या किया, ये पीस ऑफ प्लास्टिक है, ग्लास है, प्लास्टिक है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको हमने रब किया, ये भी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया। इसी प्रकार से जब हम लोग बलून को रब करते हैं, फिल्ड बलून को रब करते हैं, तो उसके ऊपर भी चार्ज आ जाता है और वो भी एक प्रकार से पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। तो यहां पर क्या आ गया, ये सब क्या बन गए, ये सब चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बन गए, समझ गए। अब यहां पर कहता है कि इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज्ड। अब यहां पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि देखो हम लोग जब
कोई भी कॉम्ब लेते हैं और उसको हेयर पर रब करते हैं तो भाई कॉम्ब के ऊपर चार्ज आ जाता है, ये तो हमने जान लिया। लेकिन इस कॉम्ब के साथ साथ हमारा जो हेयर है ना, इस हेयर के ऊपर भी चार्ज एक्वायर हो जाता है। इसी प्रकार से जब प्लास्टिक रिफिल को हम लोग पॉलिथीन के ऊपर रब करते हैं तो हमारे इस रिफिल के ऊपर चार्ज आता है, साथ साथ उस प्लास्टिक के ऊपर भी चार्ज आ जाता है, प्लास्टिक भी चार्ज एक्वायर कर लेता है। समझ गए? अब यहां पर इसके बाद जो यह एक्टिविटी है ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, यानी कि हमारे आसपास कितने प्रकार के चार्जेस होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोलता है वी विल सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल 12.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। कुछ ऑब्जेक्ट को लेकर के हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्टिविटी करने वाले हैं। एक्टिविटी 12.3 है। इसमें सबसे पहले क्या बोलता है कि 2 बलून लीजिए और उनको इन्फ्लेट कर दीजिए, फुला दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से फुला देना है। ठीक है, और इनको आप क्या करिए, हैंग कर दीजिए कि दोनों एक दूसरे के नजदीक हो लेकिन एक दूसरे को टच ना करें। समझ गए? इस प्रकार से आप लोग हैंग कर दीजिए। ठीक है, अब दोनों बलून को आप लोग वुलन क्लॉथ से रब कीजिए और उनको छोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई, जब वुलन क्लॉथ से हम रब करेंगे दोनों बलून को तो दोनों बलून्स जो हैं चार्ज एक्वायर कर लेंगे। और उसके बाद जब इनको छोड़ेंगे तो हमको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, हमको इफेक्ट ये देखने को मिलेगा कि दोनों जो बलून हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जब उनके ऊपर चार्ज नहीं है तो इस प्रकार से वो एक दूसरे के अगल बगल खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रब करके हमने चार्ज दे दिया तो हमको क्या दिखने लगा, हमको दिखने लगा कि दोनों बलून्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर ढकेल रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर बोलता है कि इसी एक्टिविटी को आप क्या करिए, पेन के रिफिल की मदद से कीजिए। पेन के रिफिल लीजिए, 2 रिफिल लीजिए और दोनों को इस प्रकार से रब कीजिए और एक रिफिल को रख दीजिए ग्लास टम्बलर में और फिर दूसरे रिफिल से उसको नजदीक ले जाइए। तो आपको वही चीज दिखेगा कि दोनों रिफिल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, यह चीज यहां पर देखने को मिलती है कि दोनों रिफिल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूर ढकेल रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर इसी चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर अब रिफिल को रब करेंगे। ठीक है, रिफिल को रब करके हमने ग्लास टम्बलर में रख दिया और उसके बाद वहां पर हम लोग एक इन्फ्लेटेड बलून चार्ज करके लाते हैं, मतलब रब करके लाते हैं। और यहां पर जब इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो ये जो बलून है इस पेन को अट्रैक्ट करता है, ये पेन जो है इस बलून को अट्रैक्ट करता है और यहां पर देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे के नजदीक जा रहे हैं। समझ गए बात को? तो यहां पर हमने देखा पहले क्या, हमने पहले देखा कि जो बलून हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जो पेन हैं 2 पेन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बलून और पेन जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या रिजल्ट निकला इसी चीज को बता रहा है कि लेट्स समराइज द ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन देखा भाई, हमने देखा कि एक चार्ज्ड बलून दूसरे चार्ज्ड बलून को रिपेल करता है। ठीक है, एक चार्ज्ड रिफिल दूसरे चार्ज रिफिल को रिपेल करता है। ठीक है, इसके बाद हमने तीसरा ऑब्जर्वेशन देखा कि एक चार्ज्ड बलून जो है अट्रैक्ट करता है चार्ज्ड रिफिल को। तो भाई सेम ऑब्जेक्ट जब है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं, लेकिन जब अलग अलग ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि भाई यहां पर बलून के ऊपर जो चार्ज है वो रिफिल के ऊपर चार्ज से अलग है। ठीक है, अब यहां पर हमको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट यह मिला कि हमको अब यह पता चल गया है कि अब यहां पर दो प्रकार के चार्जेस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इससे हमको यहां पर यह समझ में आता है कि यहां पर 2 काइंड ऑफ चार्जेस हैं। एक काइंड ऑफ चार्ज हमने देख लिया कि भाई बलून के ऊपर है, वन अदर काइंड ऑफ चार्ज हमारा रिफिल के ऊपर है। तो सेम काइंड ऑफ चार्जेस यानी 2 बलून जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम
काइंड ऑफ चार्जेस, यानी कि दो पेन के ऊपर जो चार्जेस हैं जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस, एक बलून और एक रिफिल, जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को क्या समझ में आया? हमको समझ में आया कि सेम काइंड ऑफ चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर दो काइंड ऑफ चार्जेस हैं, तो इनको नाम क्या दिया गया? इनको नाम दिया गया, एक वन टाइप ऑफ चार्ज को हमने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे काइंड ऑफ चार्ज को हमने बोल दिया निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर बोला जाता है कि इट इज कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विथ सिल्क एज पॉजिटिव, द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी निगेटिव। मतलब क्या हुआ कि यहां पर दो काइंड ऑफ चार्जेस होते हैं, वन काइंड ऑफ चार्ज हमारा पॉजिटिव हो गया, एक टाइप ऑफ चार्ज पॉजिटिव हो गया, और दूसरा टाइप ऑफ चार्ज को हम लोग निगेटिव बोलते हैं। तो यहां पर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बलून वाले एग्जांपल पर फिर से जाएं, तो बलून की बात करें तो बलून को जब हम लोग रब करते हैं तो वो निगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। तो दो बलून है तो उनके ऊपर क्या हुआ? दोनों के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। अब निगेटिव चार्ज आ गया तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों के ऊपर हमारा सेम चार्ज है। इसी प्रकार से जब रिफिल की बात करते हैं तो रिफिल पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब रिफिल को रब किया जाता है तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, और जो दो रिफिल को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और वहीं पे जब एक रिफिल को हम लोग एक बलून के पास लाते हैं तो एक दूसरे को वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बलून और रिफिल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हमारा रिफिल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से यहां पर क्या समझ में आया कि टू काइंड्स ऑफ चार्जेस होते हैं। अगर यहां पर दो ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम काइंड ऑफ चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी रिपेल करेंगे। और दो ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेगा, सेम होगा तो रिपेल करेगा। ठीक है, अब यहां पर आपके मन में एक सवाल उठ जाता है या फिर आ सकता है कि ये चार्ज यहां पर क्यों एक्वायर हो जाते हैं? तो यहां पर जनरली इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे बलून लिया, बलून के ऊपर अगर नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि भाई जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, ये नॉर्मल है, तो ये ना तो रिपेल करेगा ना तो अट्रैक्ट करेगा। हमारा हेयर है यहां पर, इसके ऊपर भी नॉर्मल है, मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा नॉर्मल है, ना तो अट्रैक्ट कर रहा है ना ही रिपेल कर रहा है। लेकिन जब हम यहां पर इस बलून को लेकर के रब करते हैं अपने हेयर के ऊपर या फिर वुलन क्लॉथ के ऊपर, तो यहां पर क्या होता है? तो दोनों में से जो निगेटिव चार्जेस हैं वो ज्यादा बलून के ऊपर आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज चला जाता है हमारे हेयर के ऊपर या फिर क्लॉथ के ऊपर, कॉटन क्लॉथ के ऊपर। ठीक है, सॉरी कॉटन बोल रहा हूं, वुलन क्लॉथ के ऊपर। तो इस वजह से क्या हो जाता है, जब बलून को हेयर पर रब किया जाएगा तो हेयर का निगेटिव चार्ज ज्यादातर इस पर आ जाएगा और बलून के पॉजिटिव चार्ज हमारे हेयर के ऊपर आ जाएंगे। इस प्रकार से चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है। इस वजह से ये हमारा क्या करेगा? चार्ज एक्वायर कर लेगा और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। समझ गए बात को? तो यहां पर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या आता है? आगे यहां पर कहता है कि इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज्ड ग्लास रॉड इज ब्राउट नियर अ चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विथ पॉलीथीन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू। किस किस चीज को? एक ग्लास रॉड लिया है, ग्लास का रॉड लिया है, उसको हमने चार्ज किया है। ठीक है, उस ग्लास रॉड को, चार्ज्ड ग्लास रॉड को जब हम लोग प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लाते हैं और प्लास्टिक स्ट्रॉ को हमने क्या किया है? चार्ज किया है। कैसे? पॉलीथीन पर रगड़ करके हमने इसको चार्ज किया है। तो प्लास्टिक स्ट्रॉ और जो ग्लास हैं ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, आगे यहां पर क्या कहता है? व्हाट डू यू थिंक वुड बी काइंड ऑफ चार्ज ऑन प्लास्टिक स्ट्रॉ? तो भाई यहां पर सवाल पूछ रहा है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ के ऊपर किस प्रकार का चार्ज है भाई, कि वो हमारा ग्लास रॉड से अट्रैक्ट हो जा रहा है। तो अभी तुरंत हमने देखा कि भाई ग्लास रॉड के ऊपर कैसा चार्ज है? ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज है उसको हमने बोला पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर हम लोग देख रहे हैं
कि जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है वो ग्लास रॉड को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमने क्या सीखा है, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ग्लास रॉड अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो हमारा प्लास्टिक स्ट्रॉ क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। तो प्लास्टिक स्ट्रॉ के ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो यहां पर आप लोग इस चीज को समझ सकते हो। यही चीज है, प्लास्टिक स्ट्रॉ है, इसके पास अगर हम लोग लेकर के आते हैं यहां पर ग्लास रॉड, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहां पर हमारा ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और प्लास्टिक स्ट्रॉ के ऊपर निगेटिव चार्ज है, और ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहता है द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। अब ये क्या बोल रहा है कि यहां पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं ये कैसे चार्जेस हैं, स्टैटिक चार्जेस हैं। स्टैटिक चार्जेस कहने का मतलब क्या हुआ, ये चार्जेस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गए, जहां पे आ गए वहीं रहेंगे, ये मोशन नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं। तो मूव कब करेंगे भाई, जब चार्जेस मूव करने लगते हैं तब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जो आपके घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग है जिसके जरिए बिजली दौड़ रही है, तो वहां पर चार्जेस क्या करते हैं, मोशन करते हैं, मूव करते हैं। यहां पर हमारे चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे चार्जेस हो गए, स्टैटिक चार्जेस हो गए। और यही चीज आगे कहता है कि व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिकल करेंट। तो भाई जब चार्जेस मोशन करें, जब चार्जेस मूव करें, तो वो इलेक्ट्रिकल करंट बनाएंगे। और जब चार्जेस खड़े हैं एक जगह पर एक पोजीशन लेकर के, तो वो क्या हो गए, स्टैटिक चार्जेस हो गए। तो यहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट आपने देखे, उन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या चार्जेस मोशन कर रहे थे क्या, जी नहीं। हमने क्या किया, कॉम्ब लिया, उसको रब किया, तो कॉम्ब के ऊपर चार्ज बैठ गया, वहीं रह गया। हमने लिया ग्लास रॉड, उसको रब किया, तो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आ गया, वो बैठ गया। ठीक है, तो मतलब यहां पर यह है कि जो चार्जेस हैं वो मोशन नहीं कर रहे हैं, वो एक जगह पर शांति से रहे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, जो भी बोलो, तो वो क्या है, स्टैटिक चार्जेस हैं। ठीक है, आगे कहता है कि यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल करंट सिंस क्लास 6, क्लास 7 में भी आपने पढ़ा था। ठीक है, द करंट इन द सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्जेस। मतलब कि जिस करंट की वजह से आपके घर में बिजली जलती है, जिस करंट की वजह से पंखा चलता है, तार गर्म होते हैं, हीटर चलता है, वो क्या है, वो करंट कुछ नहीं, चार्जेस का मोशन है। जब चार्जेस मोशन करते हैं तब हमारा इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे हमारे सामने क्या है, आगे टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, यानी ये जो चार्जेस हैं ये किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको ये जो एक्टिविटी बताई जा रही है, इस एक्टिविटी में आपको एक डिवाइस बनाना है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें क्या करना है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। ठीक है, ये आपको एक देख रहे हैं इस प्रकार से हुक जैसा लगाया हुआ है। ये क्या है भाई, ये आपको पेपर पिन है, पेपर पिन या फिर आलपिन आप लोग यूज करते होंगे। इसको खोल करके, उसको मोड़ करके खोल दिया गया है, और इसमें पतले पतले दो एल्यूमिनियम फॉयल के पीसेस लिए गए हैं। इनको क्या किया गया, इनको एक प्रकार से इनमें लटका दिया गया, नॉर्मली लटका दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर लाते हैं एक रिफिल। एक रिफिल को मतलब इस प्रकार से हमने कार्डबोर्ड रख करके इनको लटका दिया। ठीक है, अब यहां पर हमने लाया एक रिफिल, रिफिल को रब किया अपने हेयर पर या फिर वुलन क्लॉथ पर रब किया, रिफिल हो गया हमारा चार्ज्ड। और रिफिल को ला करके जब इस पेपर पिन के ऊपर वाले हिस्से में हम लोग टच कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे इस रिफिल पर जो चार्जेस थे वो इस पिन की मदद से यहां पर इस एल्यूमिनियम फॉयल तक पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो हमारा पिन है ये कैसा है, ये मेटल का है, और मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। इसी प्रकार से जो एल्यूमिनियम फॉयल के छोटे छोटे पीसेस हैं ये भी किस चीज के हैं भैया, एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम क्या मेटल है, तो वो भी क्या है हमारा, वो भी हमारा गुड कंडक्टर है। ये दोनों क्या करेंगे,
चार्ज एक्वायर कर लेंगे। कहां से आया चार्ज? हमारे इस रिफिल पर से चार्ज यहां पर आ गया। जब यहां इस रिफिल पर से चार्ज आ गया, दोनों के ऊपर सेम चार्ज हो गए, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो ये दोनों क्या करने लगेंगे? एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, एक दूसरे से खुद को दूर धकेलने लगेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, इसके बाद आप आते हो और आ करके यहां पर जैसे ही आप इसको छू दोगे, इस हिस्से को, इस फॉइल के सॉरी इस पिन के हिस्से को छू दोगे, ये दोनों फिर से अपने नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि जैसे ही आपने इनको टच किया तो इनके ऊपर जो चार्ज था वो सारा का सारा चार्ज आपके शरीर के ऊपर आ गया और आपके शरीर की मदद से पृथ्वी में चला गया, अर्थ में चला गया। समझ गए? तो यहां पर यह चीज आप क्या समझा कि जो चार्जेस होते हैं वो ट्रांसफर भी हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब यहां पर क्या बोलता है, आगे देखें तो आगे बोलता है कि द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। वही चीज जो मैंने बोला कि जो एल्यूमिनियम फॉइल के पीसेस थे उनको चार्ज कहां से मिला? जो रिफिल था उनसे मिला। कैसे मिला? तो जो हमारा पेपर क्लिप का हिस्सा था उनकी मदद से मिला। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो कहता है कि द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो एल्यूमिनियम फॉइल के स्ट्रिप दो पतले पतले हमने लटकाए थे वो एक दूसरे को रिपेल करने लगे, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ गया था, क्योंकि दोनों एक ही पेपर पिन से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब कहता है कि सच अ डिवाइस कैन बी यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। तो भाई इस डिवाइस का यूज कहां करते हैं? हम लोग इस बात को टेस्ट करने के लिए करते हैं कि क्या कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टैटिक चार्ज है या नहीं। इस बात को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, आगे बोलता है कि thus we find that electrical charges can be transferred from a charged object to another through a metal conductor। मतलब क्या हुआ कि भाई यहां पर हमको क्या समझ में आया? समझ में आया कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक मेटल कंडक्टर की मदद से। मतलब एक ऐसा हमारा ऑब्जेक्ट जो चार्ज को ट्रैवल करने देता है, ट्रांसफर होने देता है। ठीक है, अब यहां पर आगे वही चीज बोल रहा है जो कि मैंने आपको बोला कि टच द एंड ऑफ पेपर क्लिप जेंटली विथ हैंड एंड यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉइल स्ट्रिप। जैसे ही आप पेपर क्लिप के हिस्से को छुए हुए तो जो फॉइल लटके हुए एल्युमिनियम फॉइल ऐसे करके वो नॉर्मल हो जाएंगे। क्यों नॉर्मल हो जाएंगे भाई? क्योंकि उनके ऊपर जो चार्ज था वो आपके टच करते ही आपके शरीर पर आ गया, आपके शरीर से कहां चला गया? अर्थ में चला गया। यही चीज कहता है दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। वो अपने ओरिजिनल स्टेट पर आ जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो अपना चार्ज लूज कर देते हैं। समझ गए? कहता है कि रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉइल स्ट्रिप कोलैप्स एज सून एज यू टच द पेपर क्लिप विथ हैंड। जैसे ही आप टच करोगे पेपर क्लिप जो है ऐसे थे वो नॉर्मल हो जाएंगे। फिर आप मान लो चार्ज करते हो, फिर वो ऐसे अलग हो गए, फिर आप हाथ से टच करोगे फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप यहां पर रब करके चार्ज दोगे तो वो चार्ज हो गए, सेम चार्ज से ऐसे हो गए, फिर हाथ से टच करोगे वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, चार्ज लूज कर जाते हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं। समझ गए? अब यहां पर यही चीज कहता है कि द रीजन इज दैट द फॉइल स्ट्रिप लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी, वी से दैट फॉइल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज। हम क्या बोलते हैं कि जो फॉइल स्ट्रिप्स हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो अपना चार्ज लूज कर चुके हैं। ठीक है, कहता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। मतलब कि किसी भी चार्ज को, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, उस चार्ज को अर्थ तक भेजने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थिंग बोलते हैं। समझ गए? और अर्थिंग आपको पता होगा कि हमारे घर में हर जगह पर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस वगैरह होता है वहां पर यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर वो हमें एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाता है। समझ गए?
तो इसके बाद यहां पर हमारे पास क्या आ गया, टॉपिक नंबर 12.5 आ गया, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। अब हम क्या करेंगे, लाइटनिंग को समझेंगे। तो यहां पर लाइटनिंग, हमने चार्ज की बातें कर ली, चार्ज को समझ लिया, और हमने शुरुआत में ही बात किया था कि लाइटनिंग भी एक प्रकार का स्पार्क होता है, एक प्रकार से चार्ज के कारण ही होता है। तो अब हम लोग लाइटनिंग की बात करते हैं। यहां पर बोलता है कि इट इज नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके, जो रब करके हम लोग चार्जेस ऑब्जेक्ट के ऊपर देते हैं, उसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग लाइटनिंग को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे समझते हैं। यहां पर बोलता है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म द एयर करेंट्स मूव अपवर्ड व्हाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। जब भी हमारा थंडरस्टॉर्म जनरेट होता है, या फिर जब भी एक प्रकार से हमारे आसपास बारिश का मौसम, तूफान का मौसम आता है, उस सिचुएशन में क्या होगा, जो एयर करेंट्स होते हैं वो ऊपर की ओर मोशन करते हैं, और वहीं जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, बारिश की बूंदें होती हैं, वो नीचे की ओर मोशन करती हैं। इस प्रकार के विगरस मूवमेंट की वजह से चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है। जब इस प्रकार से वाटर ड्रॉपलेट्स का मोशन होता है, एयर पार्टिकल्स का मोशन होता है, इसकी वजह से क्या होगा, चार्जेस का सेपरेशन हो जाएगा। कहां पर, हमारे जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स में। भाई नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, नॉर्मल सिचुएशन में एक जगह पर जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट हमको नहीं दिखेगा। जैसे अभी मेरे घर के बाहर जाओगे तो बादल बिल्कुल भी नहीं है, आसमान साफ है, तो क्या है भाई, नॉर्मल सिचुएशन है, ना तो वहां पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव है, सब नॉर्मल है, प्लस माइनस बराबर है सब, तो यहां पर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब इस प्रकार से पार्टिकल्स का मोशन होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स का, एयर का मोशन होता है, तब वहां पर सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाते हैं। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज नीचे आ गया, नेगेटिव चार्ज ऊपर आ गया, इस प्रकार से सेपरेशन हो जाता है। समझ गए। अब यहां पर बोलता है कि बाय अ प्रोसेस not yet completely understood, the positive charges collect the near the upper edge of the clouds and the negative charges accumulate near the lower edge। अब बोलता है कि भाई देखो यहां पर आसमान में क्या होता है कि जो बादल होते हैं, और बादल के बारे में यह जान लो कि बादल नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक पतला सा लेयर है, नहीं, बादल में भी कई सारे लेयर्स होते हैं, बहुत हाइट होता है, मतलब कि बादल बहुत नीचे भी हो सकता है, बहुत ऊपर भी हो सकता है। तो यहां पर जब थंडरस्टॉर्म का सीजन हो, वो ऐसा माहौल हो, उस सिचुएशन में क्या होगा कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कहां एक्वायर हो जाएंगे, ऊपर के हिस्से में, बादल के ऊपरी हिस्से में, आसमान के ऊपरी हिस्से में जमा हो जाएंगे, और सारे के सारे नेगेटिव चार्ज कहां जमा हो जाएंगे, हमारे नीचे के हिस्से में, बादल के नीचे के हिस्से में जमा हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपरी हिस्से में, मतलब कि जो पेड़ वगैरह हो जाते हैं, इन सभी इलाकों में भी पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर एक्वायर हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है, ये चीज अभी तक नहीं पता कि भाई पॉजिटिव ऊपर क्यों गया, नेगेटिव बीच में यहां पर क्यों है, और नीचे ऐसे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाता है, ये क्यों होता है, ये अभी तक साइंटिस्ट लोगों को समझ में नहीं आया है। अब यहां पर ये होता है, बस ये पता है कि भाई क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज सबसे ऊपर चला गया बादल के ऊपरी हिस्से में, नेगेटिव चार्ज बादल के निचले हिस्से में, और हमारे अर्थ पर जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं, पेड़ वगैरह हैं, उनके ऊपरी हिस्से में पॉजिटिव चार्ज हमारा एक्वायर हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोलता है कि जब ये हमारा एक्यूमुलेटेड चार्जेस का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है, जब ये चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इतना ज्यादा हो जाते हैं कि हमारा क्लाउड्स, हमारे जो क्लाउड्स हैं, ये चार्जेस के सेपरेशन को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर एक प्रकार से हमारा एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। यहां पर आप देखो, आपके एयर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है, एयर हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक इंसुलेटर होता है, समझ गए। लेकिन जब हमारे क्लाउड्स में बहुत लार्ज क्वांटिटी में चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तब वहां पर एयर से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, एयर से हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, और एक बहुत बड़े लार्ज स्केल का स्पार्क जनरेट होता है, जो कि इन चार्जेस के सेपरेशन की वजह से होता है। समझ गए, यही चीज कहता है कि become very large, the air which is normally a poor conductor of electricity is no longer able to resist their flow।
negative and positive charges meet producing streak of bright light and sound। तो यहां पर इन सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो आपस में मिलते हैं और बहुत ब्राइट लाइट और साउंड के साथ क्या जनरेट होता है भाई, लाइटनिंग जनरेट होता है। ठीक है, वी सी स्ट्रीक एज लाइटनिंग, और वही स्ट्रीक हमें लाइटनिंग के रूप में दिखती है। और यहां पर देखो आपको लाइटनिंग दिखता है कि कई किलोमीटर लंबा होता है, कई बार पृथ्वी पर भी गिर जाता है। तो उतना क्यों होता है, इतना बड़ा स्पार्क क्यों जनरेट होता है? क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा संख्या में, इतना ज्यादा अमाउंट में चार्जेस होते हैं, इतना ज्यादा चार्जेस होते हैं कि जो बिजली गिरती है उसका वोल्टेज लाखों वोल्ट में होता है। समझ गए, उसका पावर बहुत ज्यादा होता है। समझ गए, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं। समझ गए। और द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। किस चीज को? कि भाई निगेटिव पॉजिटिव चार्जेस का सेपरेशन था, वो एक प्रकार से मिले, स्पार्क जनरेट हुआ और हमारा जो सेपरेशन था वो एक प्रकार से खत्म हो गया। उसके बाद बिजली कड़की, जो सेपरेशन था वो खत्म हो गया, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलेंगे। ठीक है, आगे यहां पर बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि जो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का प्रोसेस है ये हो सकता है कि दो क्लाउड्स के बीच में हो, या दो से ज्यादा क्लाउड्स के बीच में हो, या फिर क्लाउड और अर्थ के बीच में हो। जैसे कि हमने देखा कि भाई निगेटिव चार्ज क्लाउड के निचले हिस्से में है और हमारे अर्थ पर क्या है? अर्थ के ऊपर वाले हिस्से में। ऊपर हिस्से कहने का मतलब जो हमारे हाइट पर पेड़ हैं, बिल्डिंग हैं, या फिर इस प्रकार की चीजें हैं, वहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो क्लाउड के निचले हिस्से से हमारा कई बार बिजली अर्थ पर भी आ जाता है, तो वो क्या हो गया? एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गया। या कई बार हम लोग आसमान में बिजली कड़कते हुए देखते हैं, तो दो क्लाउड्स के बीच में क्या हो जा रहा है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो अलग अलग जगहों पर हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो सकता है। समझ गए। कहता है कि टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक आवर ancestors did. Now we understand the basic phenomena. Scientists are trying hard to improve this understanding. However, lightning strike could destroy life and property. It is necessary therefore to take measures to protect ourselves. भाई देखो वही बात है, हमने शुरू में समझा था कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो लाइटनिंग से बहुत डरा करते थे क्योंकि उनको बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं थी इस वजह से। लेकिन आज हमको हर चीज पता है कि लाइटनिंग क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है। तो यहां पर हम लोग डरते नहीं हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जो लाइटनिंग है वो बहुत ही डेंजरस होता है, इस वजह से हमको उससे बच के रहने की जरूरत है, हमको कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। तो यहां पर हमारे सामने अब क्या करना है? हमको सेफ्टी और प्रिकॉशन की बात करनी है कि कैसे हम लोग खुद को लाइटनिंग से बचा सकते हैं। तो टॉपिक है 12.6 लाइटनिंग सेफ्टी। तो लाइटनिंग हो या फिर थंडरस्टॉर्म जब हो, तो वहां पर हमको सबसे पहले यह तो समझ लेना है कि कोई भी ओपन प्लेस हमारा सेफ नहीं है। अगर हम लोग खुले में रहेंगे, रोड पर रहेंगे या पेड़ के नीचे रहेंगे, तो भाई बिल्कुल भी हम लोग सेफ नहीं है। समझ गए। तो यहां पर सबसे पहली बात कि आप लोग कभी भी थंडर सुने तो यह समझ लो कि आपको सेफ जगह पर जाने की जरूरत है। सेफ जगह कहां है? हो सकता है आपका घर हो। समझ गए। तो यहां पर आप लोग देखें तो कहता है कि आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। ठीक है, अब सेफ प्लेस का मतलब क्या बोलता है? अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। एक हाउस या फिर एक बिल्डिंग सेफ प्लेस है आपके लिए। आपको यहां पर कार और बस से अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको विंडोज और डोर्स को, गाड़ी का विंडोज और डोर्स को बंद करके रखना है, तब आप एक प्रकार से सेफ हो। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो क्या करना है लाइटनिंग के समय, क्या नहीं करना है, यह चीज समझते हैं। सबसे पहला बात, आपको आउटसाइड नहीं रहना है। समझ गए। क्या मतलब? क्या हुआ? जैसे ओपन व्हीकल्स हो गए, जो खुले बिना छत वाले व्हीकल्स होते हैं वो डेंजरस हैं। मोटर बाइक्स में आपको ट्रैवल नहीं करना है लाइटनिंग के समय में, डेंजरस है। ट्रैक्टर्स हो गए या फिर कंस्ट्रक्शन मशीनरी कहीं पर है, उस पर आपको सवार नहीं होना है। ओपन कार सेफ नहीं है। ओपन फील्ड में नहीं रहना है। टॉल ट्रीज के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं रहना यार, बहुत डेंजरस होता है। समझ गए। शेल्टर्स, आपको पार्क वगैरह में शेल्टर नहीं लेना है। कहीं पर पेड़ पौधा जंगल इलाका है या पार्क है, वहां पर आपको शेल्टर नहीं लेना है। एलिवेटेड प्लेसेस पर नहीं रहना है। समझ गए कि आप किसी पहाड़ पर जाकर के खड़े हो गए हो या किसी टीले पर जाकर के खड़े हो गए हो, वहां पर भी नहीं रहना है। घरों के, बिल्डिंग्स के छत पर भी एक प्रकार से डेंजरस हो सकता है। समझ गए।
और साथ ही साथ अगर अम्ब्रेला लिए हो तो अम्ब्रेला भी एक प्रकार से लाइटनिंग के लिए थोड़ा, लाइटनिंग के हिसाब से थोड़ा डेंजरस होता है, समझ गए। और यहां पर कहता है कि इफ इन अ फॉरेस्ट, आप किसी जंगल में हो, किसी झाड़ियों के बीच में हो, मतलब जंगली इलाके में हो, तो वहां पर आप क्या करो कि जो छोटे पेड़ हैं, जितना छोटा हो सके उस पेड़ के नीचे जाकर के छुपने की कोशिश करो, क्योंकि यहां पर जब लाइटनिंग आता है तो वो गिरता है लंबे पेड़ों के ऊपर, बड़े पेड़ों के ऊपर, समझ गए। जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है, जो टॉलेस्ट ट्रीज होते हैं उनके ऊपर जाकर के लाइटनिंग गिरता है, ठीक है। आगे कहता है कि इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल यू आर इन ओपन फील्ड स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज। अगर आप किसी ओपन फील्ड में हो, छुपने लायक कोई जगह नहीं है, तो जो बड़े बड़े पेड़ हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं, उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, समझ गए। और जो पोल्स हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं या फिर इस प्रकार की जो मेटल ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, उन सब से भी दूर रहो, ग्राउंड पर मत रहो। इस प्रकार से स्क्वाट होकर के बैठ जाओ, तब आप एक प्रकार से सेव रहोगे, समझ गए। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि इस प्रकार से आप लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो जब आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ कि भाई हमको लाइटनिंग से बचने की जरूरत है, तो ये सारे डिसीजंस आप ले सकते हो, खुद को बचा सकते हो। अब घर के अंदर आपको खुद को कैसे सेफ रखना है, इसकी भी बात यहां पर बता रहा है कि देखो, घर के अंदर जो आपको ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं, जैसे कि टेलीफोन कॉर्ड्स हो गए, इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए, मेटल पाइप्स हो गए, ये सारी चीजें हमारे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को ट्रैवल करा सकती हैं या फिर एक प्रकार से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं। तो जब स्पार्क आएगा, हमारा लाइटनिंग आएगा, तो हमारे लिए ये खतरनाक है। तो इनको एक प्रकार से टच आप ना करो या फिर इनसे दूरी बना करके रखो। जो मोबाइल फोन्स जो हैं, तो इनको यूज करना सेफ है, क्योंकि वो एक प्रकार के कॉर्डलेस है, मतलब जो वायर से कनेक्टेड नहीं है, मेटल वायर से, उन चीजों को यूज करोगे तो आपको डेंजर नहीं है, आपको खतरा नहीं है, समझ गए। अब इसके बाद यहां पर जब लाइटनिंग होता है उस समय में बात करना भी, नहाना भी एक प्रकार से खतरनाक हो सकता है, समझ गए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि कंप्यूटर, टीवी, इन सब को निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, मतलब लाइटनिंग की वजह से इनके खराब होने का डर होता है। और साथ में यहां पर इलेक्ट्रिकल लाइट्स को ऑन रख सकते हो, क्योंकि उनसे कोई नुकसान हमें नहीं होगा। अब लाइटनिंग कंडक्टर की बात होती है, ये क्या है भाई, एक प्रकार का डिवाइस है जो कि हमें लाइटनिंग से बचाने का काम करता है। यहां पर देखो, तो यहां पर इस प्रकार के जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो भी बिल्डिंग होते हैं, उनको लाइटनिंग से बचाने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है कि बिल्डिंग के जो सबसे ऊंचे हिस्से हैं उससे भी ज्यादा हाइट पर ले जाकर के एक हमारा लाइटनिंग कंडक्टर डिवाइस लगा दिया जाता है। इसका जनरली आपने देखा होगा कि घर के छतों पर इस प्रकार का डिजाइन होता है, ऐसे डिवाइसेस लगे हुए होते हैं। ये बहुत ही मोटा, बहुत ही हेवी मेटल का कंडक्टर होता है और ये ले जाकर के नीचे हमारे अर्थ में, ग्राउंड में कनेक्टेड होता है। तो इससे क्या होगा कि जब हमारा लाइटनिंग आएगा और मान लो कि इस बिल्डिंग पर गिरने वाला होगा, तो वो आकर के गिर जाएगा इसके ऊपर, और ये डायरेक्टली सारी वोल्टेज को, सारे करंट को, सारे चार्जेस को कहां पहुंचा देगा, अर्थ में पहुंचा देगा। और इससे हमारा ये पूरा बिल्डिंग जो है सेफ हो जाएगा। केवल ये बिल्डिंग नहीं, आसपास का पूरा इलाका हमारा सेफ हो जाएगा। और इस प्रकार से जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है हमारे लिए बहुत ही काम करता है, हमारे लिए बहुत ही सेफ होता है। अब यहां पर जो ऊपर लगता है इसको हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर नहीं, लाइटनिंग रॉड बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को लाइटनिंग रॉड बोलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा पूरा बिल्डिंग सेफ हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का अगला हिस्सा देखते हैं, जो कि है 12.7। ये है हमारा अर्थक्वेक, यानी कि अब हम क्या करेंगे, अर्थक्वेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके बाद यहां पर आगे कहता है कि अभी तक आपने थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में पढ़ा। तो ये जो नेचुरल फिनोमेना है, यानी कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, ये जब आते हैं तो इनकी वजह से लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का। लेकिन यहां पर इनके बारे में एक चीज बात यह है कि ये जो हमारे थंडरस्टॉर्म आते हैं, लाइटनिंग आता है, या फिर इनके साथ साथ कभी भी साइक्लोन भी आता है, तो इनके बारे में पहले से हमको एक प्रकार से जानकारी हो जाती है। जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट होता है वो वेदर पर हमेशा नजर रखता है और इनको एक तरीके से पहले पता चल जाता है कि भाई हमारा थंडरस्टॉर्म आने वाला है या फिर साइक्लोन आने वाला है, और जब थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन आएगा तो लाइटनिंग भी आएगा। तो इस तरीके के जो नेचुरल फिनोमेना है
इनसे डील करने के लिए हमको टाइम मिल जाता है, हमको तैयारी करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। और यहां पर हमारी सरकार, हम लोग सब मिलकर तैयारी कर सकते हैं कि ये जब आएंगे तो हम किस प्रकार से इसको डील करेंगे। लेकिन यहां पर जो हम अगले नेचुरल फिनोमेना की बात कर रहे हैं, यानी कि अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, तो अर्थक्वेक ऐसा एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब कि आपको कभी भी यह नहीं पता है कि अर्थक्वेक कहां आएगा, कब आएगा, कितना पावरफुल आएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता है, समझ गए। तो यहां पर बात यह है कि जो अर्थक्वेक होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही लार्ज स्केल पर डैमेज होता है, चाहे हम लोग ह्यूमन लाइफ की बात करें या फिर प्रॉपर्टी की बात करें। तो कभी आपने अगर अर्थक्वेक के इमेजेस को देखे होंगे तो बड़े से बड़े बिल्डिंग जो हैं वो गिर जाते हैं, और उन बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों के लाइफ को बहुत बड़ा डेंजर होता है। इसके साथ साथ तरह तरह के जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, पूरे शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं। तो यहां पर हमारे देश में कई बार अर्थक्वेक आ चुके हैं जहां पर बहुत लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो चुका है, जैसा कि आप इस तस्वीर में यहां पर देख रहे हो कि बड़ा सा एक बिल्डिंग हमारा डैमेज हो चुका है, समझ गए। जैसे एग्जांपल में यहां पर बता रहा है कि 8 अक्टूबर 2005 में उरी और तंगधार टाउन में नॉर्थ कश्मीर में आया था अर्थक्वेक। इसके पहले अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो भुज डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, यहां पर 26 जनवरी 2001 को बहुत लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हुआ था अर्थक्वेक की वजह से। इसी प्रकार से इंडिया के और भी दूसरे स्टेट में हम लोग डिस्ट्रक्शन देख चुके हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में और साथ में हमारे देश के एक स्टेट बिहार में भी बहुत बड़े स्तर पर डैमेज हुआ था अर्थक्वेक की वजह से 2015 में शायद, समझ गए। तो यहां पर अर्थक्वेक जब भी आता है, अगर वो पावरफुल अर्थक्वेक हुआ तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही लार्ज स्केल होता है। और यहां पर अर्थक्वेक से बचने का हमें समय नहीं मिलता, क्योंकि हमें इसके बारे में पहले से पता नहीं होता कि अर्थक्वेक आएगा तो कब आएगा, कितना पावरफुल आएगा, कितने बड़े इलाके में आएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर हमें अब आगे अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना क्या है, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होता क्या है, यहां पर जब अर्थक्वेक होता है उस समय क्या होता है, इसके साथ ही अर्थक्वेक के इफेक्ट को हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक की बात करें, सबसे पहले सवाल आता है कि अर्थक्वेक होता क्या है। तो अर्थक्वेक एक प्रकार से हमारे अर्थ का सडन शेकिंग है, यानी जो हमारा अर्थ का ये सरफेस है, ये अर्थ जो है ये हमारा क्या करने लगता है, सडन शेक करने लगता है या फिर ट्रेम्बल करने लगता है, जो कि कुछ सेकेंड्स के लिए होता है। कुछ सेकेंड्स या कई बार मिनट्स में हो सकता है कि अर्थ हमारा शेक करे, अर्थ हमारा हिले। अब ये होता क्यों है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे अर्थ के सरफेस पर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हम लोगों का अर्थक्वेक आ जाता है, नहीं। हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर, यानी डीप इनसाइड आवर अर्थ, कुछ यहां पर डिस्टरबेंसेस होते हैं जिनकी वजह से अर्थ के सरफेस पर हमको ट्रेमलिंग या फिर शेक देखने को मिलता है, समझ गए। अब यहां पर देखिए, तो बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक कोई रेयर चीज है, ऐसा नहीं है कि साल में 1 या 2 बार दुनिया में कहीं आएगा, नहीं। हमेशा डेली अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, लेकिन जो अर्थक्वेक्स डेली आते हैं वो बहुत ही स्मॉल पावर के होते हैं, उनकी जो पावर होती है वो बहुत ही कम होती है, और लगभग हर जगह थोड़े मोड़े पावर का आते रहता है, इसलिए हम लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अर्थक्वेक जो आते हैं वो बहुत ही मेजर होते हैं। मेजर कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि उनमें बहुत ज्यादा पावर होता है, और उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है कि पूरे शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं, और उन अर्थक्वेक्स को हम लोग नोटिस करते हैं। जैसे मैं यहां पर वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल ही अर्थक्वेक आया था, समझ गए। इंडिया के किसी पार्ट में अर्थक्वेक आया था, हम लोग उतनी उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो उतना पावरफुल नहीं था, उतना ज्यादा लोगों को डैमेज नहीं हुआ, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन 2001 में गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था, 2015 में नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था, उसको आज भी हम लोग याद रखते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इफेक्ट को हम आज भी याद रखते हैं कि यार कितना बड़ा अर्थक्वेक आया था। लेकिन पॉइंट क्या है यहां पर, पॉइंट यह है कि भाई अर्थक्वेक
स्मॉल साइज के स्मॉल पावर के अर्थक्वेक्स हमेशा आते रहते हैं और उनको हम लोग जनरली नोटिस भी नहीं करते, समझ गए। अब यहां पर अर्थक्वेक की वजह से नुकसान क्या होता है, आप सभी को वैसे आइडिया होगा कि अर्थक्वेक से नुकसान क्या होता है। जो बिल्डिंग्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ब्रिजेस डैमेज हो सकते हैं, डैम डैमेज हो सकते हैं, और इन सब चीजों के डैमेज होने की वजह से जो लोग वहां पर रहते हैं या फिर इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं या फिर इन स्ट्रक्चर्स के आसपास हैं, उनकी जान को भी खतरा हो जाता है, लाइवलीहुड को खतरा हो जाता है, प्रॉपर्टी संपत्ति लोगों की बर्बाद हो जाती है, इस तरीके के डैमेजेस आते हैं, समझ गए। तो यहां पर कहता है कि अर्थक्वेक की वजह से फ्लड्स भी आ सकते हैं, लैंडस्लाइड्स भी आ सकते हैं, सुनामी तक भी आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 2004 में इंडिया में सुनामी आई थी। इंडिया का जो कोस्ट है, कोस्टल रीजन है, तमिलनाडु के आसपास का रीजन, वहां पर सुनामी आया था। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के नीचे, सरफेस के नीचे अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से पूरा जो समुद्र का पानी है वो हमारे इंडिया की तरफ आ गया और पूरा एक बड़ा सा सुनामी आ गया। सिर्फ इंडिया में सुनामी नहीं आया था, बल्कि जो इंडोनेशिया है या फिर आसपास के जो और कंट्रीज हैं वहां पर भी सुनामी या फिर उस तरीके के इफेक्ट देखे गए थे, क्योंकि जो अर्थक्वेक आया था वो हमारे इंडियन ओशियन के नीचे, समंदर के नीचे के सरफेस पर आया था, इस वजह से, समझ गए। यही चीज यहां पर बताता है कि अ मेजर सुनामी ऑकर्ड इन द इंडियन ओशियन ऑन 26 दिसंबर 2004। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशियन सफर्ड ह्यूज लॉसेस। और ये क्यों आया था? क्योंकि यहां पर हमारा जो इंडिया है, इंडिया के मैप के नीचे आप देखोगे जो इंडियन ओशियन है, वहां पर हमको देखने को मिला था कि वहां पर हमारा अर्थक्वेक आया था, ठीक है। अब यहां पर आगे हमारे सामने क्या है, यहां पर एक प्रकार से बोलता है कि आप वर्ल्ड का मैप लीजिए, उसमें इंडियन जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है उसको लोकेट कीजिए, अंडमान निकोबार आइलैंड को लोकेट कीजिए, और इंडियन ओशियन में जो सुनामी क्रिएट हुआ हमारे अर्थक्वेक की वजह से, उससे कौन कौन सी कंट्रीज प्रभावित हुए, उसके मैप को आप लोग चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे यहां पर हमको टॉपिक समझना है कि व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। कोई भी अर्थक्वेक क्यों आता है, किस कारण से आता है, यह चीज यहां पर हम लोग बात करेंगे। अब देखो यहां पर हमारे पूर्वज जो थे या फिर हमारे जनरेशन से पहले के जो लोग थे, उनके मन में कई तरीके के अलग अलग भ्रांतियां चला करती थी कि भाई अर्थक्वेक क्यों आता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर जो लोग हैं वो कहानियां ऐसी बताते हैं कि भाई देखो, जो अर्थ है ना वो किसी बुल के हॉर्न पर है, सिंग पर है, और यहां पर बुल जब अपने हॉर्न को शिफ्ट करता है कि इस बुल से इस हॉर्न पर जब अर्थ को डालता है तब अर्थक्वेक आता है। इस प्रकार की बातें लोग विश्वास किया करते थे, क्योंकि लोगों को उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था इन चीजों के बारे में। लेकिन यहां पर आज के समय में हमको काफी नॉलेज है, इसलिए हम इस तरीके की बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो रियलिटी है उसको हम लोग जानते, समझ गए। यही चीज कहता है कि इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, देयर आइडियाज वेर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन मिथिकल स्टोरीज सच एज द वन टोल्ड बाय बुजोस ग्रैंडमदर। वही कहानी जो मैंने आपको बताया उसी की ये बात कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लोग इस प्रकार की कहानियों में विश्वास करते थे। आप यूरोप जाओगे, अफ्रीका जाओगे, मिडिल ईस्ट जाओगे, हर इलाके के लोगों के मन में अपनी अपनी कहानियां थी कि भाई अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, क्यों आता है, समझ गए। अब यहां पर देखिए, अब रियल बात करते हैं कि भाई यहां पर हमारा अर्थक्वेक आता क्यों है। तो यहां पर हम लोगों को अभी तक क्या पता चला कि भाई हम लोग यहां पर अर्थ पर के सरफेस पर रहते हैं, और अर्थक्वेक आता है जब अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस के डीप इनसाइड कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो वो डिस्टरबेंस कैसा क्रिएट होता है, तो यहां पर देखो, सबसे पहले तुम लोग देखो कि यहां पर देखो ये हमारे अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर है। इसमें देखो हमारा अर्थ के सेंटर में एक लेयर होता है जिसको हम लोग इनर कोर बोलते हैं, उसके बाद आ जाता है आउटर कोर, फिर हमारा यहां पर आ जाता है मेंटल, ये मेंटल का रीजन है, और उसके बाद हमारे अर्थ के सरफेस, जो हमारा अर्थ का ये परपट्टी है, मतलब अर्थ का जो आउटर सरफेस है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसी क्रस्ट के ऊपर हम लोग रहते हैं। जो मिट्टी तुम देख रहे हो, कई किलोमीटर्स तक ये क्रस्ट हमारा है, करीब 32 या 33 किलोमीटर शायद है, वहां तक
गहराई तक हमारा क्रस्ट होता है, समझ गए। तो यहां पर इस क्रस्ट में जो भी मिनरल्स तुमको मिलते हैं, जो भी पहाड़ वगैरह के जो गहराइयां हैं, वो सब कहां है, इस क्रस्ट पर ही है। हम लोग कहां रहते हैं, इस क्रस्ट पर ही रहते हैं। इसके अंदर जाओगे तो अंदर वाले हिस्से में तुमको एक तरीके से लावा है या फिर मोल्टेन स्टेट में चीजें मौजूद हैं, समझ गए। जो भी कंटेंट है मोल्टेन स्टेट में। तो हमारा जो लाइफ है वो इस क्रस्ट पर बीतता है, हम लोग इस क्रस्ट पर जीते हैं। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, वही बात है, समझ गए। अब यहां पर क्या है कि जो ये आउटर लेयर है अर्थ का, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ये क्रस्ट कोई एक पीस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि चादर जैसा एक कवर चढ़ा दिया और वो हमारा क्रस्ट हो गया, वैसा नहीं है। जो हमारा आउटर लेयर है अर्थ का, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, वो कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। और यहां पर ये अलग अलग टुकड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। जैसे यहां पर तुम देखो तो यहां पर हमारा जो क्रस्ट है, अर्थ का मैप है ये। अर्थ के मैप पर जो हमारा क्रस्ट है, उसके जो अलग अलग पीसेस हैं, हर एक पीस को क्या बोला जाएगा, प्लेट, समझ गए। तो यहां पर देखो, जैसे ये हमारा इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, या फिर हमारा यहां पैसिफिक प्लेट। तो कई सारे टुकड़ों में यहां पर हमारा ये क्रस्ट बटा हुआ है। और ये जो सारे हमारे पीसेस हैं, जिनको कि प्लेट बोल रहे हैं, वो एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं, समझ गए। अब यहां पर क्या होता है कि जो ये अलग अलग पीसेस हैं, ये पीसेस ऐसा नहीं है कि हमारे अर्थ के आउटर मोस्ट सरफेस है तो ये एकदम शांति से एक जगह पर स्टैटिक है, नहीं। ये जो हमारे अर्थ के पीसेस हैं, जिनको कि हम लोग प्लेट बोल रहे हैं, ये कांस्टेंट मोशन में होते हैं, समझ गए। तो यहां पर यही चीज कहता है, दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन। ये क्या होते हैं, ये मोशन में होते हैं। अब भाई बोलोगे कि ये मोशन में हमको नहीं पता चल रहा है, तो भाई इनका मोशन का स्पीड जो होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। एक तरीके से तुमको आइडिया फिजिकली देख के समझ के तुमको आइडिया नहीं लगेगा। तुम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तब भले तुम जानकारी जुटा सकते हो, समझ गए। तो यहां पर ये जो हमारे प्लेट्स हैं, ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअल मोशन में होते हैं। अब जब ये कंटिन्यूअल मोशन में होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्लेट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं। कोई प्लेट हमारा इस तरफ मोशन कर रहा है, कोई प्लेट इस तरफ मोशन कर रहा है, ये वाला प्लेट इस तरफ मोशन कर रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है। तो सारे प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, समझ गए। तो यहां पर क्या होता है कि जब ये अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो एक दूसरे से इस प्रकार से टकराते हैं। और इस प्रकार से जब ये टकराते हैं तो इनके बीच में एक प्रकार से कंफ्लिक्ट होता है। और यहां पर जो कंफ्लिक्ट होता है, मतलब कि एक दूसरे के जब कांटेक्ट में आते हैं, तब यहां पर इनके बीच में कई प्रकार का इंटरेक्शन होता है। जैसे कई बार क्या होगा कि दो प्लेट हैं, एक दूसरे के सामने सामने आ रहे हैं, तो सामने सामने टकराएंगे तो क्या होगा, एक प्लेट नीचे चला जाएगा, एक प्लेट ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर इसका एग्जाम्पल कहां है, जो हमारा इंडियन प्लेट है और जो हमारा यूरेशियन प्लेट है, उसमें क्या होता है, यहां पर देखो, जो हमारा हिमालय पहाड़ है वो क्यों बना है, क्योंकि हमारा इंडियन प्लेट आया, इधर से यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट इधर गया, यूरेशियन प्लेट इधर की ओर फोर्स लगाया और एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ गया और उससे हमारा हिमालय पहाड़ बन गया, समझ गए। तो यहां पर इस प्रकार के मोशन की वजह से यहां पर आपका क्या होता है, आप देखोगे कि नेपाल में या फिर नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली के आसपास के इलाके में, मतलब हिमालय के आसपास के इलाके में भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि यहां पर ये दोनों प्लेट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और यहां पर क्या होता है कि जब दो प्लेट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के रखते हैं और कई साल बीतते हैं, 10 20 50 साल बीतते हैं, एक बार वो फोर्स रिलीज होता है। ऐसे फोर्स लगा करके रखा है, जैसे है ना कि दो दोस्त एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और अचानक से क्या होगा, हाथ छूट जाए तो क्या होगा, दोनों दोस्त ऐसे एक दूसरे की तरफ गिर जाएंगे। वही चीज है, दो प्लेट एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं सामने की ओर। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं इन्हीं प्लेट का, और यहां पर अचानक से क्या होगा, स्लिप हो गया ऐसे करके अचानक से, उसी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा यहां पर हो जाएगा भूकंप, यहां पर हमारा आ जाएगा अर्थक्वेक। ये एक तरीका है,
समझ गए। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका यहां पर यह होता है कि जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के अगल बगल से जा रहे हैं, समझ गए। एक प्लेट आगे जा रहा है, एक प्लेट पीछे की ओर आ रहा है, इस प्रकार से मोशन कर रहे हैं। तो ऐसे भी यहां पर ये फंसे हुए हैं। ये प्लेट जब यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, ये आगे जाना चाह रहा है, ये इधर आना चाह रहा है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा करके रखे हुए हैं और अचानक से फोर्स रिलीज होगा और यहां पर ये ऐसे मोशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से यहां पर हमारा जो प्लेट्स हैं उनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। जैसे यहां पर आपको पहला तरीका क्या हो गया, कोलाइडिंग, जब हमारे प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। दूसरा क्या हो गया, ब्रशिंग पास्ट, मतलब क्या, एक दूसरे के बगल से गुजर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से रगड़ रगड़ खाते हुए गुजर रहे हैं, समझ गए। तो ये हमारा ब्रशिंग पास्ट हो गया। तो यहां पर इस प्रकार से, इस तरीके से जो ये प्लेट्स होते हैं ये आपस में इंटरेक्ट जब करते हैं तब यहां पर हमारा भूकंप आता है। ठीक है, आगे यहां पर कहता है कि ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, इट इज नॉट येट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट ऑकर। हम सभी को यह पता है कि अर्थक्वेक क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन हमको यह नहीं पता है कि अगला अर्थक्वेक कब आएगा, कहां आएगा, हम लोगों को नहीं जानकारी। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से फंसे हुए हैं, पिछले 500 साल से फंसे हुए हैं। अब उनका बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कब रिलीज होगा हमको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल पाता है। इसलिए यहां पर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ये जानकारी जुटा सकें कि अगला अर्थक्वेक कब आने वाला है, समझ गए। अब यहां पर आगे कहता है कि ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स। अब देखो यहां पर बात है कि हमारे प्लेट्स के मूवमेंट के अलावा कई और रीजन की वजह से भी भूकंप हमको फील होते हैं। जैसे जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो वहां पर इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है कि उसकी वजह से आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में लोगों को भूकंप के झटके फील होते, समझ गए। इसी प्रकार से जब न्यूक्लियर बम का हम लोग एक्सप्लोजन करते हैं अंडरग्राउंड, मतलब कि जमीन के नीचे न्यूक्लियर बम डाल करके और उसको जब फोड़ते हैं, वो जब फटता है तो उससे भी कई किलोमीटर की दूरी तक हम लोगों को अर्थक्वेक फील होता है, अर्थक्वेक यहां पर लोग महसूस करते हैं, समझ गए। अब यहां पर आगे कहता है कि ज्यादातर जो अर्थक्वेक आते हैं वो क्यों आते हैं, वो आते हैं अर्थ के प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। जो मेन रीजन है वो क्या है, अर्थ के प्लेट्स का मोशन। ठीक है, आगे कहता है कि सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू ऑकर। अब बोलता है कि देखो ज्यादातर हमारा अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई प्लेट्स मूव कर रहे हैं, प्लेट्स के मोशन की वजह से। इसीलिए जहां पर दो प्लेट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं उस इलाके, वो एक तरीके से वीक जोन होता है जहां पर अर्थक्वेक हमारा आ सकता है, ज्यादा अर्थक्वेक आता है। जैसे एग्जांपल के लिए तुम अगर पिछला 10 साल के अर्थक्वेक का डाटा निकालो इंडिया का, तो ज्यादातर अर्थक्वेक कहां आया है। क्या तुमने कभी मध्य प्रदेश में अर्थक्वेक का एग्जाम्पल सुना है, झारखंड में सुना है, छत्तीसगढ़ में अर्थक्वेक के बारे में सुना है, या फिर तुमने कभी तेलंगाना रीजन में सुना है? नहीं। तुम कहां सुनते हो, तुम सुनते हो कि कश्मीर में अर्थक्वेक आ गया, उत्तर प्रदेश में आ गया, दिल्ली में आ गया, या फिर नेपाल में आ गया, या फिर तुम्हारा जो हिमालय से सटे हुए हमारे इलाके हैं, जो राज्य हैं, वहां पर तुम सुनते हो कि अर्थक्वेक आता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो एक तरीके से हमारे दो प्लेट्स के बाउंड्री पर वो इलाका है और वही हमारा वीक जोन है। इसीलिए उन इलाकों में हमको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। उसके बाद तुम उस तरफ जाओ तो राजस्थान में, गुजरात में तुमको अर्थक्वेक के बारे में सुनने को मिलता है। अब देखो ये जो वीक जोन है इनको हम लोग सिस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन भी कहते हैं। अब यहां पर इंडिया के बारे में वही बात बता रहा है जो मैं बोल रहा हूं कि इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इंडो गैंजेटिक प्लेन, यानी कि यूपी बिहार की बात कर रहा है। ठीक है, सम एरियाज ऑफ सदर्न इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। सदर्न इंडिया के कुछ इलाके हैं जो कि डेंजर जोन में आते हैं। ठीक है,
आगे यहां पर कहता है कि द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड द रिचर स्केल। अब देखो यहां पर जो अर्थक्वेक होते हैं उनके पावर को मापने के लिए हम लोग एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिचर स्केल। अब यहां पर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था रिचर, उन्होंने ये स्केल बनाया था। अब देखो यहां पर इस स्केल के हिसाब से जो अर्थक्वेक, जिस अर्थक्वेक का वैल्यू मैग्नीट्यूड 7 से ज्यादा होगा वो एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक माना जाता है कि भाई वो एकदम बर्बाद करके रख देगा, खत्म कर देगा, वो बर्बादी के लायक है। समझ गए? एग्जांपल के लिए जो भुज में अर्थक्वेक आया था या फिर कश्मीर के अर्थक्वेक जिसकी हमने बात की, वहां पर जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, 7.5 था या फिर उससे भी ज्यादा था। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको सिस्मोग्राफ के बारे में बताया जा रहा है कि सिस्मोग्राफ क्या है भाई। तो यहां पर बोल रहा है कि देखो जो हमारे अर्थ के अंदर जहां पर एक तरीके से भूकंप आता है, जहां पर मेन पॉइंट जहां से हमारा ये अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, यहां पर जब अर्थक्वेक जनरेट होता है तो यहां पर कुछ वेव्स निकलते हैं जिनको कि हम लोग सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जब हमारा अर्थक्वेक जनरेट होगा तो उसके वेव के रूप में हम लोग यहां पर, मतलब जो अर्थक्वेक है वो एक तरीके से वेव उसका हम लोग फील करते हैं। कहता है कि द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। ये सिस्मिक वेव्स इनको बोलते हैं। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यहां पर डिवाइस के बारे में बताया जा रहा है जिसकी मदद से हम लोग जो यहां पर हमारा वेव, सिस्मिक वेव्स आते हैं उनको यहां पर रिकॉर्ड करते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं। यह बहुत ही सिंपल सा चीज है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक तरीके से हम लोग यहां पर एक पेंडुलम लटका देते हैं। एक सपोर्ट लिया, उससे स्ट्रिंग की मदद से पेंडुलम लटका दिया और इसमें एक वाइब्रेटिंग पेंडुलम लटका देते हैं। और यहां पर जब हमारा एक प्रकार से भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो ये पेंडुलम हिलने लगता है, इस प्रकार से मोशन करने लगता है। और इसके मोशन में इसमें पेन लगा हुआ होता है जिससे कि हम यहां पर नोट करते जाते हैं हमारे पेपर पर कि किस प्रकार से ये मोशन किया, यानी किस प्रकार से सिस्मिक वेव हमारा जनरेट हुआ था। समझ गए? और फिर इसको आगे चल करके हम लोग जो साइंटिस्ट होते हैं, जो एक तरीके से जियोलॉजिस्ट होते हैं, वो इसको स्टडी करते हैं और एस्टिमेट करते हैं कि भाई कितना पावर का यहां पर हमारा अर्थक्वेक आया था। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर देखें तो रिचर स्केल की जरा सी बात की गई है कि रिचर स्केल ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 होता है कि भाई 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, वैसा नहीं होता है रिचर स्केल। रिचर स्केल में जब हम लोग अर्थक्वेक के पावर को मापते हैं तो अगर 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब कि 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। मतलब रिचर स्केल में अगर वैल्यू 2 बढ़ता है, इसका मतलब जो हमारा अर्थक्वेक आया है वो 1000 टाइम्स मोर पावरफुल है। यानी कि अगर हम लोग बोलें तो 2 से 4 गया और 4 से हमारा 6 गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि भाई हमारे 2 पर जितना पावरफुल हमारा अर्थक्वेक था, 2 रिचर स्केल मतलब क्या, जितना पावरफुल हमारा अर्थक्वेक था 4 पर उससे 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक था। फिर 6 का मतलब क्या हुआ, 4 से 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हमारा अर्थक्वेक था और 6 से हमारा 8 हो गया, मतलब कि इससे फिर 1000 टाइम्स हमारा ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक था। इस प्रकार से रिचर स्केल हमारा काम करता है। समझ गए? यहां पर यही चीज है कि लाइक मैनी अदर स्केल इन साइंस, डेसिबल इज अदर एग्जांपल, रिचर स्केल इज नॉट लीनियर। रिचर स्केल लीनियर नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 डज नॉट हैव 1.5 time the destructive energy of earthquake of magnitude 4. In fact, an increase of 2 in magnitude means 1000 time more destructive energy. समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, 4 से 6 होने का मतलब कि 4 से 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हमारा अर्थक्वेक आया है। 2 से 4 होने का मतलब 2 पर जितना पावरफुल अर्थक्वेक आएगा उससे 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल यहां पर अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है,
अब इसके बाद आगे बात करते हैं अगला टॉपिक, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से खुद को या फिर आसपास के लोगों को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, समझ गए। अब यहां पर हमको क्या पता चल गया कि भाई हम लोग अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हमको यह भी पता चल गया कि अर्थक्वेक जो है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमेशा हम लोग जब भी अर्थक्वेक के बारे में सोचे, मतलब कि अर्थक्वेक के सिचुएशन लगे, तो हम लोग एक तरीके से खुद को बचाने के लिए तैयार रहें या फिर आसपास के लोगों को बचाएं। कहता है कि पीपल लिविंग इन सिस्मिक जोन्स वेयर आर अर्थक्वेक आर मोस्ट लाइकली टू ऑकर हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड। अगर आपका इलाका, आप जहां रहते हो वो इलाका अगर सिस्मिक जोन में आता है कि वहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वहां पर आपको अर्थक्वेक की तैयारी हमेशा करके रखनी चाहिए। मतलब उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उससे कैसे बचना है ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दिस जोन शुड आल्सो बी डिजाइन्ड दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रेमर्स। मतलब यहां पर सबसे पहली बात यह है कि आपका अगर घर बना हुआ है, आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, तो वो बिल्डिंग इस प्रकार से डिजाइन होनी चाहिए कि वो बहुत ही पावरफुल अर्थक्वेक को भी झेल सके। जैसे एग्जांपल मैं जापान का दूंगा कि जापान में या फिर उसके बगल में देश है ताइवान। ताइवान का भी एग्जांपल आप लीजिए, वहां पर बहुत भूकंप आते हैं, हमेशा भूकंप आते हैं, लेकिन वहां पर उतने ज्यादा लोगों को की जान नहीं जाती, उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, क्योंकि वहां पर जो भी बिल्डिंग्स वगैरह भी बने हुए हैं उन सबको इस प्रकार से तैयार किया गया है कि वो ज्यादा पावरफुल भूकंप को भी आसानी से झेल सकते हैं। वो चीज हमें यहां पर भी इंडिया में भी करना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमारा इंडिया का भी बहुत बड़ा हिस्सा सिस्मिक जोन में आता है, जहां पर लोगों को बचाना, उनको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक। आगे यहां पर बोलता है, यहां पर आगे इसके लिए क्या क्या करना है भाई। क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से बात कीजिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बात कीजिए। अगर आपके घर का इलाका हाई सिस्मिक जोन में आता है, वहां पर आप लोग मड या फिर टिम्बर का यूज कीजिए हेवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जगह। रूफ को जितना हल्का रख सकते हैं रखिए। और यहां पर इसलिए ऐसा इसलिए करना है कि भाई अगर मान लो इन केस भूकंप आ गया, आपका छत गिर गया, तो कम से कम डैमेज हो। इसके साथ ही कहता है कि जो कप बोर्ड्स हैं या फिर शेल्व्स हैं उन सबको वाल से फिक्स करवाइए। मतलब कि जो आपको स्टील के अलमीरा नहीं आते कि ऐसे ही बस रखा हुआ होता है, वो नहीं हो, दीवार में फिक्स अलमीरा हो, ताकि अगर भूकंप आए तो वो लोगों पर ना गिरे, किसी व्यक्ति पर ना गिरे। इसके साथ ही आप अगर घर में क्लॉक, फोटो फ्रेम, वाटर हीटर्स वगैरह लगा रहे हैं तो उन सबको इस तरीके से रखिए या फिर इस तरीके से लगाइए कि भूकंप आए तो वो किसी भी पर्सन के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर ना गिरे, ठीक है। और यहां पर आगे बताता है कि देखो कुछ बिल्डिंग में आग लगने का भी खतरा होता है कि जब भूकंप आया तो आग भी लग सकता है कई अलग अलग रीजन की वजह से। इसलिए आपको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी रखना चाहिए घर में, और वो इस कंडीशन में हो कि जरूरत के समय वो काम करे, ठीक है। इसके बाद यहां पर आगे यहां पर कहता है कि द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूरकी हैज डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस, ठीक है। वो सब तो ठीक है। आगे यहां पर आगे आप क्या कर सकते हो खुद को बचाने के लिए, या फिर बाहर हो तब खुद को बचाने के लिए। तो अगर आप घर में हो और खुद को बचाना चाहते हो तो टेबल के अंदर छुप जाओ, और वहां पर तब तक छुपो जब तक कि आपका जो भूकंप आ रहा है, ट्रेमर आ रहा है, वो बंद ना हो जाए, ठीक है। इसके साथ ही जो टॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे जितना दूर रह सको उतना दूर रहो, क्योंकि वो आपके ऊपर गिर सकते हैं। अगर आप बेड पर हो तो बेड पर से उठो नहीं, इधर उधर भागने की कोशिश मत करो। अपने सर को पिलो से बचाओ ताकि आपके सर के ऊपर कोई चीज ना गिरे और आपको ज्यादा से ज्यादा डैमेज ना हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप बाहर हो तो आपको क्या करना है, आपको क्लियर स्पॉट ढूंढना है। मतलब कि आसपास कोई बिल्डिंग ना हो, कोई पेड़ ना हो जो कि आपके ऊपर गिर जाए। आपको खुले जगह पर, फील्ड में जाना है और वहां पर खुद को रखना है जब तक कि भूकंप शांत नहीं हो जाता, ठीक है। इसके साथ ही यहां पर अगर आप लोग कार में हो, बस में हो, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश मत करो, और इसके साथ ही ड्राइवर को बोलो कि भाई क्लियर स्पॉट पर तुरंत ले जाए गाड़ी को, ताकि आप और आपका फैमिली या फिर जो भी है साथ में वो सुरक्षित रह सके। तो ये सारी चीजें करके आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से देखें तो चैप्टर हमारा समाप्त होता है, खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।